हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास की आज कुछ प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस प्रतियोगिता में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार पेपरों में आते रहे हैं उनको रखा गया है। आप इन्हें पढ़कर स्वयं को जांचें और अपने नोट्स बनाते रहें या रिवीजन करते रहें। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ए महावीर स्वामी, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ, डी अरिस्टनेमी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, इसका मतलब अवास्तविक संस्थापक भी रहा होगा। तो जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। कौन थे? तो पहले संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक, इसमें 24 संस्थापक हुए। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। तो इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव को पहला संस्थापक माना जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह सांड या बैल को माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और अरिस्टनेमी और ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। कहां से मिलता है? तो अरिस्टनेमी का वर्णन हमें ऋग्वेद और ऋषभदेव और अरिस्टनेम का ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है। इनका उल्लेख भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी किया गया है। तो पहले तीर्थंकर कौन हो गए? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर स्वामी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अब हम ये कहें कि जैन धर्म, जैन शब्द का अर्थ जितेंद्रिय होता है। जैन धर्म में 5 रूप से 5 प्रमुख बातें हैं या 5 सिद्धांत हैं जैन धर्म के, जिन्हें प्रमुख रूप से जाना जाता है। 3 इनके सिद्धांत हैं, सिद्धांतों का वर्णन कर सकते हैं। तो 5 इनके जो मूल सिद्धांत हैं जिन्हें पंच महाव्रत भी कहा जाता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। तो इसके पहले इसमें 4 थे। जैन धर्म में त्रिरत्नों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? त्रिरत्नों का वर्णन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बात की गई है। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु सभ्यता में किस पशु के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? सिंधु सभ्यता से किस पशु के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी बैल। तो सिंधु सभ्यता से ऊंट, शेर दोनों के ही साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। तो सिंधु सभ्यता से ना तो ऊंट के प्राप्त होते हैं और ना ही शेर के प्राप्त होते हैं। ना यहाँ से मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य भी यहाँ से नहीं मिले हैं, लोहा का भी साक्ष्य नहीं मिला है और मुद्रा का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। तो मुद्रा, मंदिर, लोहा, ऊंट, शेर के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे कांस्य युगीन एवं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसका ज्ञान सर जॉन मार्शल के समय हुआ था। किसके समय हुआ? तो जॉन मार्शल के समय हुआ। हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई? तो 1921 में हुई। खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। खोजकर्ता दयाराम साहनी कब? 1921 में हुई। और हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो है। जिसकी खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। और यहाँ पर स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। तो यहाँ पर किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? ऊंट, सिंह, मंदिर, लोहा, मुद्रा के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। किसके मिले हैं साक्ष्य? तो मातृ देवी, शिव, प्रकृति, पीपल, नाग उपासना के साथ अतिरिक्त सभी साक्ष्य मिले हैं। ये अपवाद है, तो अपवाद ही हमें याद करना है। फिर से ऊंट, शेर, मुद्रा, लोहा, मंदिर के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं।
इसका समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व था। यह पहली नगरीय कांस्ययुगीन आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है जिसका सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो भारतीय संविधान में एक भी मौलिक अधिकार नहीं थे। क्या? फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको बाद में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, और जब जोड़ा गया इन्हें 1976 में, तब इनकी संख्या 10 थी। तब इनकी संख्या 10 थी। वर्तमान समय में इनकी संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को, जैसा कि राज्य निर्धारित करे, निःशुल्क शिक्षा दिलाना है। तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं था। इसे बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और इसे सोवियत संघ रूस से लिया गया था। कहां से लिया गया? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो 11 है, जबकि संविधान में इनकी संख्या एक भी नहीं थी। अगला प्रश्न लेते हैं, जापान की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा, बी डायट, सी कांग्रेस और डी राष्ट्रीय पंचायत। तो जापान की संसद का नाम डायट है, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, अमेरिका की संसद कांग्रेस है और नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी डायट और ड्यूमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूस की संसद है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। कौन सा? डायट। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, शीशे के सिक्के जारी करने वाला पहला वंश कौन सा था? ए सातवाहन वंश, बी हिंद यवन वंश, सी गुप्त वंश, डी हिंद यवन वंश। तो इसका ऑप्शन ए सही है। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। गुप्त वंश सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला वंश है। हिंद यवन सर्वप्रथम सोने के और चित्रयुक्त सिक्के जारी करने वाला वंश है। फिर सुनिएगा, शीशे के सिक्के जारी करने वाला पहला वंश सातवाहन वंश है। यह वंश अपनी मां का नाम अपने नाम के आगे लिखते थे, अर्थात मात्र सत्तात्मक समास था यहाँ पर। गुप्त वंश सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला वंश है। हिंद यवन वंश लेख युक्त सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला वंश था। तो अगला प्रश्न लेते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर ए सही है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने लड़ा और इब्राहिम लोदी को हराया और उसके पश्चात मुगल वंश की नींव यहाँ पर डाली। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? लाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका आंसर बृहस्पति सही है। ये लाल धब्बों वाला ग्रह इसे कहा जाता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला भी ग्रह है और इसका उपग्रह ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ज्ञानीमीड बृहस्पति का उपग्रह है जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग गुलाबी है जो दूर से देखने पर लाल दिखाई देता है। इस कारण इसको मार्स को लाल ग्रह भी कहा जाता है। शनि में वलय पाए जाते हैं या रिंग्स पाए जाते हैं। वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है, ठंडा ग्रह है और इसकी खोज जोहान गाले ने की थी। किसने की थी? तो सबसे दूर स्थित और ठंडा ग्रह वरुण है, जबकि इसका आंसर बृहस्पति होगा। बृहस्पति इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंबुबाची पर्व किस मंदिर में मनाया गया है? सबरी वाला मंदिर, कामाख्या मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, अक्षरधाम मंदिर।
तो सबरीमाला मंदिर आपका केरला में है, जो विवादित है, महिलाओं को अनुमति नहीं दे रहा है। जबकि इसका आंसर बी, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है, जहां पर प्रत्येक वर्ष अंबुबाची पर्व मनाया जाता है। गुवाहाटी आपका असम में स्थित है। इसे सुपारियों का बाजार भी कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक काजू का उत्पादन होता है। किसका होता है? काजू का उत्पादन होता है। सबरीवाला मंदिर केरला में स्थित है। अक्षरधाम दिल्ली अहमदाबाद में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अगला। टी शब्दावली का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी चेस, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका गोल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए कि टी शब्दावली का संबंध किस खेल से है। तो आंसर होगा गोल्फ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी, बी माही नदी, सी लिम्पोपो नदी, डी नील नदी। तो इसका आंसर है कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इसका आंसर कांगो है। लिम्पोपो किसको काटती है? तो ये मकर रेखा को काटती है। और ये दोनों ही आपकी कहाँ पर है? तो अफ्रीका में स्थित है। दोनों कहाँ स्थित है? अफ्रीका में है। माही नदी कहाँ पर है? तो ये इंडिया में स्थित है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी एशिया, डी अफ्रीका। तो इसका आंसर ए सही होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। यह दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? ए महापद्मनंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य, बी घनानंद, डी समुद्रगुप्त। यूनान के मकदूनिया का राजा सिकंदर था। कहाँ का राजा था सिकंदर? तो यूनान में स्थित मकदूनिया प्रांत का राजा था। यह इसके गुरु का नाम अरस्तु था, जिसे सत्ता सौंपकर यह विश्व विजय अभियान पर निकला था। और 326 ईसा पूर्व इसने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमला किया था। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमला किया था, जहाँ के राजा पौरव थे, जिन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, परंतु वह अंततः हार गए। और इस समय गंगा घाटी के विशाल साम्राज्य पर नंद वंश के शासक घनानंद का अधिकार था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर किसका अधिकार था? घनानंद का अधिकार था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विक्रम सेठ, ऑप्शन बी डॉक्टर सी रंगराजन, ऑप्शन डी अमिताभ घोष। तो इसका आंसर ए सही है, विक्रम सेठ। द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक हैं। आज सुटेबल बॉय भी इनकी पुस्तक है। डॉक्टर सी रंगराजन ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक द नेमसेक है। अमिताभ घोष रिवर ऑफ स्मोक, ब्लड ऑफ फायर। अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। याद रखिएगा, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टाइरिन गैस का रिसाव हाल ही में किस राज्य में हुआ था? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो इसका ए आंसर सही है। आंध्र प्रदेश में स्टाइरिन गैस का रिसाव हाल ही में हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं। काले वन किस देश में पाए जाते हैं? ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी ब्राजील। तो जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में काले वन आपके पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन हैं? ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी मैक्स प्लांक, डी एडिसन। तो इसका आंसर ए सही है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था।
उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो वो पृथ्वी पर वापस आती है। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण व्यक्ति को अपना भार महसूस होता है, या भार का आधार भी गुरुत्वाकर्षण ही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैसें कौन सी हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑक्सीजन तथा मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन, अमोनिया की बात की जा रही है। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। N से नाइट्रोजन हो गया और H से हाइड्रोजन हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर डी सही हो जाएगा। डी नंबर इसका सही होगा। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाई जाती है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हेबर विधि से किया जाता है। किस विधि से होता है? इंपॉर्टेंट है। अमोनिया का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर हेबर विधि के द्वारा होता है। किस विधि से होता है? हेबर विधि से इसका उत्पादन होता है। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण में किया जाता है। कहां पर होता है? तो रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण में किया जाता है। और इसकी खोज जे प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? इन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज की है। जे प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी। किसने की? जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन अमोनिया की खोज की थी। यह रंगहीन गैस होती है। ऑक्सीजन की खोज भी जे प्रिस्टले ने की थी। यह प्राण वायु गैस है और इसी के उपस्थिति में आपको जलाया जा सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आपको जलाया जा सकता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही अवरूप है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन का प्रयोग गैसोलीन के निर्माण में, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में होता है। किसके निर्माण है? जबकि अमोनिया का प्रयोग रेफ्रिजरेटर तथा यूरिया के निर्माण में होता है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप ये पॉइंट सारे नोट करते रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, इंसुलिन। तो इंसुलिन इसका सही आंसर है। ये मनुष्यों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो पैंक्रियास, अग्नाशय से स्रावित होता है। कहां से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से या पैंक्रियास ग्लैंड से स्रावित होता है। इसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज रोग हो जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन फूलों को फुलाने में सहायक है। साइटोकाइनिन वृद्धावस्था या पौधों की जीर्णता को रोकता है। एथिलीन पादप हार्मोन है और ये फल पकाने वाला हार्मोन भी है। सारे पॉइंट नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साइटोकाइनिन पौधों की वृद्धावस्था या जीर्णता को रोकता है। जिब्रेलिन फूल या पुष्प खिलाने के लिए जिम्मेदार है। एथिलीन पादप हार्मोन कहलाता है और यह फलों को पकाने में सहायक है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है। भारत में विकसित प्रथम बावनी है, यहाँ पर आप बावनी पढ़िए। भारत में विकसित प्रथम बावनी धान की किस्म कौन सी थी? ए जया, बी पद्मा, सी रत्ना, डी IR8। तो इसका आंसर ए सही है। जया नामक प्रजाति भारत की पहली धान की बावनी प्रजाति थी जिसे चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा बनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र या केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। कहां पर है? कटक में स्थित है। जबकि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। कहां पर है? मनीला में स्थित है। विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन चीन करता है। गोल्डन राइस चावल की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन।
FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, सी फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, डी फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल, ई फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर ई सही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट के माध्यम से फाइल ट्रांसफर करना ही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स करें, कमेंट बॉक्स पर लिखें, तो इसका अगला पार्ट भी जारी किया जाएगा। ये